हेलो बच्चों, मैं अरुण तिवारी, आपका बायोलॉजी मेंटर, डायरेक्टर है फेनोन कोचिंग। आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर देख रहे थे। अब हम लोग लेक्चर 6 शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म क्या है इसको पहले समझते हैं हम लोग। लेक्चर 6 है आपका इंडोस्पर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। हालांकि एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन का पार्ट है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म जो है उसमें इंडोस्पर्म प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर होता है, वहां हेप्लॉइड होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म, क्योंकि चैप्टर एंजियोस्पर्म का हम लोग पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म है यह हेप्लॉइड नहीं होता बल्कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। इंडोस्पर्म का कुछ क्वेश्चन आता है कि इंडोस्पर्म के फंक्शन क्या है। इंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज करता है। जहां इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, हालांकि इंडोस्पर्म तो हर जगह होता है, जहां पर कॉटिलिडन के रूप में फूड स्टोर नहीं होता वहां इंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है, और जहां कॉटिलिडन होता है वहां इंडोस्पर्म तो होता है लेकिन वह सीड के डेवलपमेंट में कंज्यूम हो जाता है। तो इंडोस्पर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। इसका मतलब इसका प्लॉइडी क्या होती है बच्चों, 3n होता है। 2 न्यूक्लियस होता है फीमेल गैमेट का और 1 न्यूक्लियस होता है मेल गैमेट का। ये तीनों का फ्यूजन होने के बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद यह इंडोस्पर्म बनता है। हालांकि शुरुआत में इसको PEN बोलते हैं, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है। इसमें इंडोस्पर्म के टाइप ऑफ इंडोस्पर्म हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म की 3 वैरायटी होती है बच्चों। पहला होता है फर्स्ट न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेकेंड होता है सेलुलर इंडोस्पर्म, तीसरा होता है हिलोबियल इंडोस्पर्म। 3 होते हैं, ठीक। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म एंड हिलोबियल इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, अब बात आती है सर तीनों पाया जाता है? नहीं, 3 में से कोई एक ही होता है। किसी एक प्लांट में या तो न्यूक्लियर होगा, या तो सेलुलर होगा, या तो हिलोबियल होगा। 3 में से कोई एक होगा। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में क्या होता है, जैसे मैं एक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉइड है, PEN, ठीक। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा ढेर सारे न्यूक्लियस बनेंगे। देखो ढेर सारे न्यूक्लियस बने, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट जब होता है तो किनारे से साइटोप्लाज्म का ये साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस वाला किनारे से स्टार्ट होता है, पेरीफेरी से, वो सेंटर की तरफ जाता है, किनारे से स्टार्ट होते हुए सेंटर की तरफ जाता है, और ये कंप्लीट इंडोस्पर्म बना। ये कौन सा इंडोस्पर्म है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और कहते हैं सर कहां होता है? ज्यादातर प्लांट में यही होता है। जितने एंजियोस्पर्म होते हैं आप बोलिएगा न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहां होता है, बोलिएगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म यही है, और ज्यादातर एंजियोस्पर्म में यही होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, कोकोनट। उसको देखने को मिलता है, देखो जब कच्चे मतलब कोकोनट का जो कोकोनट वाटर लेते हैं, पीते हैं,
तो उसमें इंडोस्पर्म न्यूक्लियस केवल होता है, उसको पीते हैं। उसको कुछ दिन तक अगर प्लांट में छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे देखो किनारे से सेलुलराइजेशन होता है, किनारे से। लेकिन यहां पर क्या है कि पूरा सेलुलराइज नहीं हो पाता। तो जितना सेलुलराइज होता है वही व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो नारियल को तोड़ने पर व्हाइट वाला पार्ट निकलता है, जिसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वही व्हाइट वाला जो पार्ट है वही वह पार्ट है जिस पोर्शन का सेलुलराइजेशन हुआ है। और कुछ नीचे जो थोड़ा पानी निकलता है, पीते हैं प्रसाद के रूप में, वह पोर्शन है जिसका सेलुलराइजेशन नहीं हो पाया है। तो सबसे बढ़िया देखने को मिलता है वो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जांपल है। हालांकि गेहूं, चावल, मक्का, जितना आप जानते हैं सब में इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म ही पाया जाता है। सेकेंड वाला जो इंडोस्पर्म था कौन सा था? सेलुलर इंडोस्पर्म। उसको बताते हैं आपको। सेलुलर इंडोस्पर्म, इसमें क्या होता है? सेलुलर इंडोस्पर्म में प्राइमरी इंडोस्पर्म वही हो जैसे था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियर ट्रिप्लॉइड PEL। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहां नहीं होता, यहां कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना था। इस सेलुलर इंडोस्पर्म में यहां और यह पाया जाता है विल्लारेशिया एक प्लांट होता है, उसमें होता है, बहुत ज्यादा जगह नहीं होता। विल्लारेशिया में होता है, धतूरा एक होता है, उसमें होता है। एग्जाम्पल फाइनल स्ट्रक्चर तो वैसे ही जैसे सेलुलर न्यूक्लियर का था वैसे ही है। अरे मान लीजिए कोई दीवार है और दीवार को बनाया गया, कोई कहते हैं कि ये पहले ईंट को बनाकर पूरा दीवार 5 फीट का खड़ा कर दिया गया, फिर प्लास्टर किया गया, कि नहीं जितना ईंट का दीवार बनाते गए प्लास्टर करते गए, दोनों एक साथ किए। भैया ये फाइनली दीवार बनने के बाद तो पता चलेगा नहीं कि साथ साथ प्लास्टर हुआ था कि पहले दीवार खड़ा हो गया था फिर प्लास्टर हुआ था। तो फाइनल स्ट्रक्चर देखकर आपको पता नहीं चलेगा कौन सा इंडोस्पर्म है। तो कब देखने में पता चलेगा? शुरुआत में। अगर शुरू में डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया, तब वो क्या हुआ? सेलुलर इंडोस्पर्म। न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो कौन सा था? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और एक इंडोस्पर्म होता है जो कि सिर्फ एक जगह होता है, सिर्फ एक ही जगह पाया ही जाता है। सिर्फ एक जगह होता है। तीसरा इंडोस्पर्म है हिलोबियल इंडोस्पर्म। हिलोबियल इंडोस्पर्म, हिलोबियल इंडोस्पर्म लीजिए, इसमें क्या होता है तो प्रक्रिया बता देता हूं कि यहां डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस भी हुआ और साइटोकाइनेसिस भी हुआ, लेकिन यहां पर 2 अनइक्वल साइज के सेल, छोटा बड़ा। तो ऐसे इंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे? हिलोबियल इंडोस्पर्म। तो ये पाया कहां जाता है कि एक ही एग्जांपल है इसका, हिलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट। हिलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट में हिलोबियल इंडोस्पर्म। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होता है, लेकिन जो सेल बनते हैं वो अनइक्वल साइज के बनते हैं, इक्वल साइज नहीं होता। तो 3 तरह के इंडोस्पर्म आपने पढ़ा बच्चों, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म एंड हिलोबियल इंडोस्पर्म। लेकिन सबसे कॉमन इंडोस्पर्म कौन सा है? बोलो, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सबसे कॉमन इंडोस्पर्म कौन सा है बच्चों? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सबसे कॉमन इंडोस्पर्म न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, लेकिन 3 तरह के इंडोस्पर्म आपने पढ़ा, न्यूक्लियर, सेलुलर और हिलोबियल इंडोस्पर्म।
बात आती है सर एंडोस्पर्म का फंक्शन। हमने बताया कि यह फूड स्टोरेज का मेन फंक्शन होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का यूज होता है। कहीं कहीं जहां कॉटिलिडन जैसे डाइकॉट है वहां एंडोस्पर्म जब सीड बनता है, जब सीड बनता है तो सीड बनने में एंडोस्पर्म पूरा खर्च हो जाता है। तो सीड जो होता है, तो सीड क्या है सर? तो अरे वही मेच्योर ओव्यूल को सीड बोलते हैं। जब एक सेल का फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सीड बोलते हैं। सीड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडोस्पर्मस सीड और दूसरा था नॉन इंडोस्पर्मस सीड। इंडोस्पर्मस सीड और नॉन इंडोस्पर्मस सीड। जिस सीड में फूड का स्टोरेज इंडोस्पर्म के रूप में होता है उसको इंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, और जिस सीड में फूड का स्टोरेज इंडोस्पर्म के रूप में नहीं होता उसको नॉन इंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। इंडोस्पर्मस सीड किसमें होता है? मोनोकॉट में। और नॉन इंडोस्पर्मस सीड किसमें होता है? डाइकॉट में। और सीड क्या है? तो मेच्योर ओव्यूल जो होता है उसी को ओव्यूल ही आगे चलकर क्या बनाता है? सीड। और ओव्यूल का जो सीड ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होता है बच्चों, इंटेगुमेंट, वही यहां सीड में क्या बनाता है? सीड पोड। ठीक, मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड एंड मेच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। फ्रूट का भी डिफिनेशन है, मेच्योर ओवरी को फ्रूट बोलते हैं, मेच्योर सीड को, मेच्योर ओव्यूल को सीड बोलते हैं। ये बात हुई इंडोस्पर्म, आपको पढ़ाया मैंने, और सीड में बताया दो तरह के इंडोस्पर्मस और नॉन इंडोस्पर्मस सीड। इसमें कुछ दो तीन टर्म है, वो भी मैं आपको यही बता देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आता है जेनिया, सेकेंड टर्म है मेटाजेनिया, तीसरा है पेरिस्पर्म, ये तीन टर्म है। जेनिया क्या है? ध्यान सुनिएगा। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो सेल। पॉलन ग्रेन का प्रभाव कहां पर? उस टिश्यू के ऊपर जो टिश्यू कहां पर पाया जाता है? पॉलन ग्रेन के अंदर। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो सेल इज नोन एज जेनिया। मेटाजेनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट आउटसाइड एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल के बाहर कोई अगर टिश्यू है उसके ऊपर पॉलन ग्रेन का क्या प्रभाव पड़ता है? उसको मेटाजेनिया बोलते हैं। पेरिस्पर्म क्या है? जनरली बच्चों क्या होता है कि सीड जब बनता है, सीड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें न्यूसेलस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं सीड के अंदर न्यूक्लियस रह जाता है, खत्म पूरी तरह से नहीं होता, तो रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। आई होप समझ में आया होगा। जेनिया क्या है? जेनिया, मेटाजेनिया, पेरिस्पर्म। जेनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो सेल। जैसे मान लो एम्ब्रियो सेल के अंदर इंडोस्पर्म है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉलन ग्रेन का, उसको जेनिया बोलेंगे। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन टिश्यू इज प्रेजेंट आउटसाइड एम्ब्रियो, जैसे न्यूसेलस में कोई प्रभाव पॉलन ग्रेन का देखते हैं तो उसको मेटाजेनिया बोलेंगे। और पेरिस्पर्म क्या है? रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट यहां पढ़ा, सीड के बारे में पढ़ा, कुछ मिसलेनियस टर्म्स थे उसके बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिमेनिंग पोर्शन इस चैप्टर का। मैं लास्ट में, जैसा कि मैं सब एक क्वेश्चन आपको फिर आज दूंगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आंसर वहां बताऊंगा, आपको समझाऊंगा भी। जैसे क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन
लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसी जैसा है क्वेश्चन मैं फिर दे रहा हूं। मेल प्लांट हैविंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ कितना है 14 एंड फीमेल प्लांट हैविंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ इज 20. फाइंड आउट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पहला फर्स्ट इन फर्स्ट एग सेल, सेकेंड सिनर्जिक तो वही होगा जो एक सेल में होगा, पॉलिन ग्रेन, थर्ड जाइगोट एंड फोर्थ इंडोस्पर्म, फिफ्थ सीड। फिर से क्वेश्चन आप समझिए, हमने कहा मेल प्लांट हैविंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां पर, लीफ में कितने हैं 14, फीमेल प्लांट में क्रोमोसोम की संख्या लीफ में ही 20 है, लीफ में ही है, ये भी लीफ में ही है 20 है। कह रहा है कि क्रोमोसोम की संख्या आप बताइए, फाइंड आउट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, पॉलिन ग्रेन में कितने क्रोमोसोम होंगे, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे और सीड में कितने क्रोमोसोम। आपको इसको बताना है, आप इसको करिएगा, जरूर करिएगा। उसे अभी जितना पढ़े हैं उसे होगा, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा आपको। और बच्चों आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। 11th जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 11th के टॉपिक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो सारे टॉपिक को रिवाइज करा जाए। लॉकडाउन में क्लास नहीं चल रही है तो आपको समय ज्यादा मिल रहा है, स्कूल नहीं जा रहे हैं आप, तो आप मैक्सिमम टॉपिक 11th के रिवाइज करा लीजिए। और रिवाइज करने से बेनिफिट ये होगा क्योंकि अब 12th में जब आप आ रहे थे टाइम आपका, क्योंकि अगर क्लास चल रहा होता तो अच्छा खासा सिलेबस खत्म हुआ होता, तो आपको वहां पर क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाई जाएंगी, तो आपको समय कम मिल पाएगा। तो समय केवल 12th के लिए ही मिल पाएगा, 11th के लिए नहीं मिल पाएगा। तो अभी 11th का 12th में तो पढ़ते रहिए साथ साथ, अभी तो बहुत ज्यादा तो नहीं क्लास हो रही है, जितना हो रहा है उसको करते कंटिन्यू करते हुए 11th के पोर्शन को खास तौर से आपको रिवाइज करते रहिए। और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पढ़ाने के बाद में जो अगला टॉपिक कई बच्चे पूछ भी रहे थे कमेंट में, पहला जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा वो जेनेटिक्स है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे नीट का। तो अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा, अगला मतलब अभी तो एक चैप्टर के बाद, इस चैप्टर के बाद हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है जेनेटिक्स बच्चों। ठीक है बच्चों, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए, बाहर नहीं निकलिए और पूरी तरह से पढ़ाई में पूरी शिद्दत से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी शिक्षक विदा लेते हैं। थैंक यू।